हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोबेबिलिटी। क्लास 10th में हमने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तो उसके क्या ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए ताकि क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी में हमको कोई भी समस्या ना जाए। उन सभी कंसेप्ट्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था तो एक एक्सप्रेशन, एक टर्म आपके सामने आया था और वो टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन। आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फॉर एग्जाम्पल क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे? हम तो मैथ्स वाले हैं, हम एक कॉइन को लेंगे और उसको टॉस करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है। अब टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं कॉइन को टॉस करूँगी ना तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या आउटपुट आ सकता है। एक सिक्का है मेरे पास, एक कॉइन है मेरे पास, मैंने उसको टॉस किया तो मैं मन ही मन जानती हूँ कि यार क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, हेड या टेल। लेकिन क्या ही आउटपुट आएगा टॉस करने के बाद ये नहीं बता सकती मैं, है ना। जब मेरा सिक्का टॉस हो रहा है मैं जानती हूँ कि इसका जो आउटपुट होगा या तो हेड होगा या तो टेल होगा, लेकिन जब ये टॉस हो रहा है तब मैं नहीं बता सकती कि एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक बार रीड कर लो आप। If all possible outcomes of an experiment are known, but the exact output cannot be predicted in advance, then the experiment is called as random experiment. हमें पता है कि क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, परंतु क्या आएगा ये हम प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ फेयर कॉइन। मैं अगर एक फेयर कॉइन को, एक कॉइन को अगर मैं टॉस करूं तो आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि यार आउटपुट या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन जब ये टॉस हो रहा है क्या आउटपुट आ जाएगा ये हम नहीं बता सकते। राइट, हमें पता है हेड आएगा टेल आएगा, परंतु क्या आएगा इसका प्रिडिक्शन हम एडवांस में नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी तरीके से रोलिंग एन अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड डाई का मतलब ये है कि फेयर डाई है। फेयर डाई का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 उसके जितने भी फेस हैं उन पे ये नंबर्स लिखे हैं। अब एक अनबायस्ड डाई को अगर मैं रोल कर रही हूँ, ऐसे थ्रो कर रही हूँ, तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि आउटपुट कैन बी 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे रोल करने के बाद क्या ही आउटपुट आएगा इसका प्रिडिक्शन हम नहीं दे सकते। ठीक है, फिर ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। तो यार आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसमें से एक कार्ड बाहर निकालना है आपको। ठीक है, तो आप जानते हो कि यार वो एक कार्ड 52 कार्ड्स में से कोई भी पत्ता हो सकता है, लेकिन वो कौन सा ही कार्ड बाहर आएगा इसका प्रेडिक्शन हम एडवांस में नहीं कर सकते। तो ये सभी एक्सपेरिमेंट हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक बार डेफिनेशन फिर पढ़ लीजिए। इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, देन द एक्सपेरिमेंट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आप लोगों के पास सैंपल स्पेस। नाउ व्हाट इज सैंपल स्पेस? जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना एक्सपेरिमेंट में, अगर आप उसको एक सेट में लिख दो तो वो सैंपल स्पेस बन जाता है। सेट में लिखने का मतलब क्या है कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उन्हें 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप लिख दो। फिर आप जानते ही हो कि क्लास 11th में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम भी सेट है। अब उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप चैप्टर नंबर 1 में देख लोगे, लेकिन बस अभी आप इतना याद रखिए कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं उन्हें अगर आप कर्ली ब्रेसेस में रख देते हो तो वो बन जाता है आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे कि लिस्ट द सैंपल स्पेस इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। अ फेयर कॉइन का मतलब है एक सिक्का। अगर आप एक सिक्के को टॉस करते हो तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो हेड या तो टेल। राइट, तो बस H और T को
कर्ली ब्रेसेस में आप बंद कर देंगे तो ये बन जाती है सैंपल स्पेस। याद रखिएगा, सैंपल स्पेस में सभी पॉसिबल आउटकम्स रखे जाते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज़? चलो जी, तो सैंपल स्पेस बन गई। अब बात करते हैं अपन, देखो प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली हम जो प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो 3 तरीके के होते हैं जनरली। एक होता है कि आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है। एक होता है कि आप जो डाइस होती है उसे रोल कर रहे हो। एक होता है कि आप प्लेइंग कार्ड्स में से कोई कार्ड बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट है आपकी प्रोबेबिलिटी में, वो या तो कॉइन को टॉस करना है, या तो डाइस को रोल करना है, या तो प्लेइंग कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये सभी एक्सपेरिमेंट्स की सैंपल स्पेस आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम सैंपल स्पेस बनाना नहीं जानते देन क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कॉइन की सैंपल स्पेस बनाना सिखा रही हूँ। अब आपने जब अपने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तब आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि कभी कभी हम यार एक सिक्के को टॉस कराते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चंस में हमने 2 सिक्कों को टॉस कराया है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 सिक्कों को टॉस कराया है। मैक्सिमम क्लास 12 तक आपको जो कॉइन्स को टॉस करना है वो मैक्सिमम 3 कॉइन्स तक ही गया है, ठीक है। तो या तो आपको एक सिक्के को टॉस करना हुआ हो, या फिर 2 कॉइन्स को आपने टॉस किया हो, या फिर 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया हो। तो ये जो अलग अलग सिक्के हम टॉस कर रहे हैं, इनकी सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, इनके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कॉइन के केस में, एंड द फॉर्मूला इज 2 की पावर n, ठीक है। सो कॉइन के केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस अगर आपको पता लगाना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहाँ पे ये n 2 बातें रिप्रेजेंट करता है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप 2 सिक्कों को एक बार टॉस कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। अगर आप 2 कॉइन्स को, ठीक है, 2 कॉइन्स को एक बार टॉस कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपका n है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक सिक्के को 2 बार टॉस कर रहे हो, एक सिक्के को एक बार टॉस किया फिर दूसरी बार टॉस किया, तो भी आपका n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये पावर में n बना हुआ है ये 2 बातें रिप्रेजेंट करता है। अगर एक सिक्के को 2 बार टॉस कर रहे हो तो n आपका 2 होगा। अगर 2 सिक्कों को एक बार टॉस कर रहे हो तो n आपका 2 होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉइन के केस में सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया है तो आपका n क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को एक ही बार टॉस किया है तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रखोगे, 1, एंड 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है। तो इसके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे, इसके सैंपल स्पेस में 2 आउटकम्स आएंगे। अब वो 2 आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो बस लिखा H और T और कर्ली ब्रेसेस कर दिया बंद, ये इसकी सैंपल स्पेस में 2 आउटकम्स आ गए। अब मान लीजिए कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को एक बार टॉस किया या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो इस केस में आपका n क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे आपको n बेसिकली उस नंबर को पिक करना है। अगर आप एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हो तो n आपका 2 होगा, 2 कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो भी n आपका 2 होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे ये वंस वालों को आपको ना ऐसा इग्नोर करना होता है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, n इज इक्वल टू 2। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो n भी आपका 2 होगा। तो कैसे भी स्टेटमेंट ये दे दें, दोनों ही केस में n आपका क्या होगा, 2 होगा। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो ऐसे वाले केस में आपके सैंपल स्पेस में 4 आउटकम्स आएंगे। अगर आप 2 सिक्कों को एक बार टॉस कर रहे हो तो इसकी सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे, 2 की पावर 2 दैट इज 4। अगर आप एक सिक्के को
2 बार टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे, 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो कैसे भी स्टेटमेंट को ये लोग घुमा फिरा के आपको दे दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ठीक है 4 आउटकम्स आएंगे, लेकिन वो 4 आउटकम्स कैसे बनाओगे? तो 4 आउटकम्स बनाना वेरी सिंपल है। हो सकता है कि यार पहले कॉइन पे हेड आ गया हो, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ गया हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आ गया हो, दूसरे कॉइन पे टेल आ गया हो सकता है कि पहले कॉइन पे टेल आ गया हो, दूसरे कॉइन पे हेड आ गया और हो सकता है कि दोनों ही सिक्कों पे टेल आ गया हो। प्रोबेबिलिटी में ऑर्डर से फर्क पड़ता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, राइट। तो ये इसके आउटकम्स होंगे, ये आउटकम्स आपको बनाना आना चाहिए। फिर बात करते हैं कि अगर मान लो हमने 3 कॉइन्स को एक बार टॉस किया है या एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो इस केस में या इस केस में आपका जो n होगा वो 3 होगा। आप यहाँ पे n की जगह पे 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 ना 6 नहीं होता, 8 होता है। 2 की पावर 3 मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे जी, 8 आउटकम्स आएंगे। अब वो 8 आउटकम्स कैसे बनते हैं आओ मैं आपको सिखाती हूँ। तो सबसे पहले ना 2 आप याद रख लो, इसको मत देखो, यहाँ देखो, 2 आप याद रख लो कि तीनों ही सिक्कों पे हेड 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 आ गया हो, H H H, ठीक है, पहला आउटकम बना लिया। या फिर हो सकता है 2 सिक्कों पे हेड आ गया हो स्टार्टिंग के और लास्ट वाले पे टेल आ गया हो। ये 2 आपने याद कर लिया, अब सब अपने आप बन जाएंगे। कैसे? नेक्स्ट आउटकम के लिए आपको टी को घुमाना है, टी इधर था, अब टी को बीच में लेके आ जाओ, तो ये H T H। अब यार इसको यहाँ लेकर आए हो तो ये भी तो शिफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है, टी को बीच में लेकर आ गए, ये इधर खिसक गया। अब टी को बीच में लेके आ गए, टी को एकदम साइड में लेके आ जाओ, ठीक है, तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये T H H। कितने बन गए? 4 बन गए। अब आगे 4 और बनाना है, वेरी सिंपल। H को T से रिप्लेस कर दो, T को H से रिप्लेस कर दो, तो H को T से रिप्लेस कर दो तो T T T, 5 आउटकम बन गए। H को T से, T को H से, तो ये H है 2, यहाँ पे 2 T लिख दो, T की जगह पे H लिख दो, ठीक है, ये H है इसे T, T है उसे H, लो एक और बन गया। एक और बनाना है अपन को, T को H से, H को T से, ये रहे आपके टोटल 8 आउटकम्स। ये वो टोटल 8 आउटकम्स हैं जब आप 3 कॉइन को एक बार टॉस करो या एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, कैसे भी स्टेटमेंट घुमा के दें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी 8 एंड वो 8 आउटकम्स आपके ऐसे बनते हैं। आई होप ये क्लियर है। कॉइन की सैंपल स्पेस बनाना सीख लो, इग्नोर मत करो इसे। 11th एंड 12th की प्रोबेबिलिटी में ये बहुत ही बेसिक माना जाता है कि जो आप 10th में सीख कर आए हो, और पता है बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर ही बनते हैं, तो इसीलिए इनकी सैंपल स्पेस को अच्छे से बनाना सीख लो। ऐसा नहीं मैम हमने तो याद किया था, हम याद करके बना लो, भूल जाओगे। सबसे सिंपल है, कोई ना कोई तरीका या ट्रिक बना लिया करो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉइन के सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम्स आएंगे, कितने आउटकम्स आएंगे, ये हमने सीख लिया। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इज डाइस। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस व्हाइल टॉसिंग अ डाइस इज गिवन बाय 6 की पावर n। तो डाइस के केस में आपके सैंपल स्पेस के अंदर कितने आउटकम्स आएंगे, ये जानने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है, अगर एक डाइस को 2 बार फेंका है तो n 2 होगा, 2 डाइस को एक बार फेंका है तो भी n 2 होगा, हमें एक वाले से मतलब नहीं है। 3 डाइस को एक बार फेंका है n आपका 3 होगा, एक डाइस को 3 बार फेंका है n आपका 3 होगा, बस इतनी सी बात है, ओके। अब एक डाइस को एक बार फेंका है तो n आपका 1 होगा। इफ अ डाइस इज रोल्ड वंस, अगर एक डाइस को सिर्फ एक ही बार ऐसा रोल किया है तो उसके सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 6 की पावर 1 मतलब 6, टोटल 6 आउटकम्स आपको मिलेंगे इसकी सैंपल स्पेस में। और वो टोटल 6 आउटकम्स क्या होंगे जी, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट्स इट, ठीक है, वो आपके सामने लिखा है। अब मान लो यार हमने 2 डाइस को एक बार या एक डाइस को 2 बार रोल किया है, तो n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 6 की पावर 2 इज 36, 6 इंटू 6 36। तो ऐसे केस में आपको 36 आउटकम मिलेंगे, 36 आउटकम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, इफ 2 डाइस इज रोल्ड वंस और 1 डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी 6 की पावर 2 दैट इज 36। अब ये 36 आउटकम बनाना बहुत सिंपल होता है, आओ अपन लोग साथ में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए
क्या करेंगे सबसे पहले, वेरी सिंपल, 36 आउटकम बनाना है, याद तो नहीं होगा हमको। ये 1 लिखो यहाँ पे, इधर 2 लिखो, इधर 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 36 आउटकम कैसे बनेंगे, इस 1 को फिक्स करो, 1 के साथ सबको घुमाओ, ठीक है। तो 1 को फिक्स किया, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, ठीक है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, ठीक है, 1 के साथ 6, क्लियर है सबको, ठीक है। फिर 2 को फिक्स करो, 2 के साथ सबको घुमाओ, 2 1 2 2 2 3, ठीक है जी, 2 4 2 5 एंड 2 6, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो जरा, 3 को फिक्स किया, 3 के साथ सबको घुमाया, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 को फिक्स करो, 4 के साथ सबको घुमाओ, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 को फिक्स करो, 5 के साथ सबको घुमाओ, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 को फिक्स करो, 6 के साथ सबको घुमाओ, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल 36 आउटकम्स आपको मिल गए जब 2 डाइस को एक बार या एक डाइस को 2 बार आप रोल करते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, आपको ना ये कुछ ऐसे आउटकम्स मिल रहे हैं, देखो जरा इन आउटकम्स को, जिन पे दोनों ही फेस पे सेम नंबर लिखे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इनका एक नाम होता है, किसी को याद है? वेरी गुड, डबलेट। इनको हम क्या कहते हैं जी? डबलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट, क्लियर है। अब बात करते हैं, मान लो यार हम 3 डाइस को रोल कर रहे हैं या एक डाइस को 3 बार रोल कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे? 6 की पावर 3, दैट इज नॉट क्या, 6 की पावर 3 18 नहीं होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 216 आउटकम्स मिलेंगे। और 216 आउटकम्स ना तो आप बनाने वाले हो ना ही मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो बस आपको 2 तक पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ तीसरे केस में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यार सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे, दैट्स इट। इफ इन केस कोई 3 वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो हम थोड़ा इमेजिन करके सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इफ 3 dice are rolled once or 1 die is rolled thrice, the number of outcomes in the sample space is going to be 6 की पावर 3, that is 216। तो ये डाइस का काम हो गया। अब आते हैं प्लेइंग कार्ड्स पे। तो डेफिनेटली आप लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स देखा होगा, 2 कलर के होते हैं ये, ठीक है, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। अब टोटल जो ये प्लेइंग कार्ड्स हैं, ये टोटल कार्ड्स होते हैं 52 टोटल प्लेइंग कार्ड्स आपके पास होते हैं। अब इसमें 2 कैटेगरी होती है, कुछ आपके पास रेड कार्ड होते हैं, कुछ आपके पास ब्लैक कार्ड होते हैं। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं इक्वल, एंड ब्लैक कार्ड्स भी आपके पास टोटल 26 होते हैं, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स हैं 52, जिसमें से मेरे पास 26 रेड कार्ड होते हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब इस रेड कार्ड में भी हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है हार्ट मतलब दिल, और एक होता है डायमंड, ठीक है। चलो, तो जो हार्ट है आपके पास वो कितने होंगे जी? 13 होंगे, ठीक है। जो डायमंड है वो भी कितने होंगे? 13 होंगे, इक्वल होता है। तो आपको याद रखना है कि हार्ट एंड डायमंड रेड कलर के होते हैं। फिर बात करते हैं ब्लैक कार्ड विच इज 26। इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक क्लब होता है, एक स्पेड होता है। तो क्लब भी 13 होते हैं एंड स्पेड वाले कार्ड्स भी आपके पास 13 होते हैं। सो टोटल प्लेइंग कार्ड इज 52, जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और 26 रेड में 13 हार्ट, 13 डायमंड, ठीक है। 26 ब्लैक में आपके पास 13 क्लब एंड 13 स्पेड होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब जिसके ऊपर कोई ड्राइंग बनी हो। अब ड्राइंग में क्या होगा? या तो किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। तो फेस कार्ड बेसिकली क्या होते हैं? किंग, क्वीन एंड जैक वाले कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं। 3 तरीके के फेस कार्ड हैं, किंग, क्वीन, जैक, और हर एक तरीके में 4 पत्ते आते हैं। तो टोटल फेस कार्ड आपके पास 12 हो जाते हैं। अगर मैं किंग की बात करूं तो आपके पास 4 किंग होते हैं। उन 4 में से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। 2 रेड कैसे? एक हार्ट, एक डायमंड वाला, एक क्लब और एक स्पेड वाला, ठीक है, क्लियर है। क्वीन आपके पास टोटल 4 होती है। इन 4 क्वीन में 2 रेड होती हैं, 2 ब्लैक होती हैं। और जैक भी आपके पास 4 होते हैं। इन 4 जैक में 2 रेड कलर के होते हैं, एक हार्ट और डायमंड वाले, और एक होते हैं क्लब एंड स्पेड वाले, ठीक है। तो 2 रेड एंड 2 ब्लैक।
इसके बाद हम बात करते हैं एस कार्ड की। एस कार्ड कितने होते हैं भैया? एस कार्ड भी आपके पास 4 होते हैं। इसमें भी आपके पास वही 2 रेड एंड 2 ब्लैक की कैटेगरी है। रेड में वही 1 हार्ट, 1 डायमंड, ब्लैक में 1 क्लब और 1 स्पेड। तो टोटल एस कार्ड कितने होते हैं आपके पास? टोटल एस कार्ड भी आपके पास 4 होते हैं, 2-2 कलर के। ठीक है, क्लियर है? सो ये प्लेइंग कार्ड्स की नॉलेज हो गई। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। फिर बात करते हैं हम लोग इवेंट की। अब ये इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। मैम ये क्या होता है? सबसेट का मतलब ये है, देखो जी, आपके पास सैम्पल स्पेस में बहुत सारे आउटकम्स रखे हैं। ठीक है, एक इमेजिन करो सैम्पल स्पेस, इसमें बहुत सारे आउटकम्स रखे हैं। अब इस सैम्पल स्पेस में मैंने एक इवेंट डिफाइन किया, ठीक है, कि यार मेरे को ना सिर्फ इतने इतने आउटकम्स चाहिए। तो सैम्पल स्पेस में से ही मैं इवेंट के अंदर एलिमेंट्स डाल रही हूँ। ठीक है, तो जो मेरा इवेंट का सेट बनेगा वो सैम्पल स्पेस में से ही बना है। मतलब जो इवेंट है दैट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कोई स्ट्रेस मत लो, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल समझो, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और जब क्लास 11th में आप लोग सबसेट और सेट पढ़ोगे ना, तो बोलोगे अरे मैम ये तो हमको आता है। चलो आ जाओ वापस। Any subset of a sample space is called an event. Let's understand with the help of an example. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या किया? हमने एक सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई किया। मैंने एक डाई ली, बैठी हुई थी, मैं बोर हो रही थी, मेरे एग्जाम्स हो चुके थे। मैंने कहा यार चलो गर्मियों की छुट्टियां चल रही, खेल लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने डाइस ले लिया, ठीक है, हमने ना उसको ऐसा थ्रो किया। अब भाई हम तो मैथ्स वाले हैं, खेल में भी मैथ्स निकाल लेंगे। तो हमने क्या मैथ्स निकाला? यार अगर मैं एक डाइस को एक बार फेंकती हूँ तो इसके सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? इसके सैम्पल स्पेस में आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सैम्पल स्पेस तो मैम तैयार है। अब हमें सीखना है इवेंट। यहाँ पे मैंने अपने आप, अब देखो यार खुद ही सोचो ना यार, एक डाइस है, आप बस उसे थ्रो कर रहे हो, मज़ा आ रहा है क्या? कुछ कंडीशन बनाते हैं। हमने क्या यार, अगर मैं एक डाइस को फेंक देती हूँ, ठीक है, उसके सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट्स आएंगे, नो डाउट। अब गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। चलो बताओ क्या इवेंट होगा कि प्राइम नंबर मिले? एक इवेंट डिफाइन करो कि प्राइम नंबर मिलता है आपको। द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? अरे आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारा जो फर्स्ट लेसन था नंबर सिस्टम, उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं या तो 1 से, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस इवेंट ई के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स क्या होंगे जी? 2, 3 एंड 5। क्योंकि अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो उस डाइस में जब आप सैम्पल स्पेस बनाओगे तो सैम्पल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनका नाम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आपकी सैम्पल स्पेस हो गई। अब इसी सैम्पल स्पेस के ऊपर हमने एक इवेंट डिफाइन किया है, क्या? गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो मैंने इस सैम्पल स्पेस में एक इवेंट डिफाइन किया है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इस सैम्पल स्पेस में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसका आप एक अलग सेट बनाओगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ई सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास आए हैं वो है 2, 3 एंड 5। और हमने इवेंट की डेफिनेशन क्या देखी है कि एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। यहाँ पे जो आप ई सेट देख रहे हो ये सबसेट है सैम्पल स्पेस का। आप देख सकते हैं कि इवेंट ई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स आपके सैम्पल स्पेस के अंदर रखे हैं। दैट मीन्स ई इज अ सबसेट ऑफ एस। अगर इसको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो बस आप इतना समझिए कि आपके पास एक सैम्पल स्पेस आ गया, उस सैम्पल स्पेस के ऊपर आप कुछ कुछ कंडीशंस लगाते हो और फिर एक नए नए सेट बनाते हो। उन नए नए सेट को हम कह देते हैं इवेंट। जैसे आप इसके ऊपर एक और इवेंट डिफाइन कर सकते हो, राइट, लाइक गेटिंग एन ऑड नंबर। ये भी एक इवेंट हो सकता है। तो जब आप गेटिंग एन ऑड नंबर वाला इवेंट बनाओगे तो उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? उसके अंदर आपके सभी ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो सपोज मैंने एक इवेंट एफ डिफाइन कर दिया, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो एफ के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे? 1, 3 एंड 5। तो बस यही होता है इवेंट। आपके पास एक एक्सपेरिमेंट था, आपने सैम्पल स्पेस बनाया, अब उस सैम्पल स्पेस में कुछ कुछ कंडीशंस लगा के आपने अलग अलग नए नए सेट बना दिए। उन सभी सेट को हम कहते हैं इवेंट, एंड इवेंट इज अ सबसेट ऑफ योर सैम्पल स्पेस। कुल मिला के इवेंट आपके सैम्पल स्पेस पे डिफाइन होता है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज equally likely event. A given number of events are said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to others.
बहुत सिंपल है। इक्वली लाइकली इवेंट वो होते हैं जहां कोई पार्शियलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 1 रुपए का सिक्का निकाला, 1 रुपए का कॉइन निकाला, ओके, मैंने उसको टॉस किया, तो आप जानते हैं कि कॉइन पे एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, राइट? तो जब मैं उसे टॉस करूंगी तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों समान है, ठीक है? मतलब 50% चांसेस है कि मुझे हेड मिले, 50% चांसेस है कि मुझे टेल मिले, कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो जब कोई पार्शियलिटी नहीं होती है इवेंट में, तो ऐसे इवेंट को आप कहते हो इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है? आपने सिक्के को टॉस किया, आप जानते हो जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें जो सैंपल स्पेस में आउटकम्स आते हैं वो 2 ही आते हैं, हेड एंड टेल, और ये दोनों ही आउटकम की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, दैट मीन्स योर इवेंट इज इक्वली लाइकली। अब सपोज कर लीजिए कि मैं एक ऐसा कॉइन लेकर आ गई जिसके दोनों तरफ ना हेड ही छपा हुआ है और फिर मैं उसको टॉस कर रही हूं, तो ये कॉइन कैसा कहलाएगा? इट इज एन अनफेयर कॉइन, ये तो एक बायस्ड कॉइन निकला, राइट? यहाँ पे जब मैं टॉस कर रही हूँ तो बेचारा टेल आने का तो कोई चांस ही नहीं है, ओके? अब अगर मान लो मैं एक ऐसी डाइस लेकर आ गई जिसको मैं अगर ऐसे थ्रो करूँ ना तो बार बार, मतलब मैंने उसको कुछ इस तरीके से बनाया है कि जब भी मैं उसे थ्रो करती हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई नंबर दिखता है, सपोज कोई नंबर 3 ही आता है, बार बार मैं उसे थ्रो कर रही हूँ 3 मिल रहा है, बार बार थ्रो कर रही हूँ 3 मिल रहा है, बाकी नंबर्स के आने के चांसेस कम है, लेकिन 3 के आने के चांसेस अगर बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज अ बायस्ड डाई। तो जब भी आपके सामने कोई बायस्ड डाई या अनफेयर कॉइन आता है या फिर जहां पे कहीं कोई पार्शियलिटी हो रही है, दैट मीन्स ऐसे इवेंट आपके इक्वली लाइकली नहीं होते हैं, ठीक है? जहां पे कोई पार्शियलिटी नहीं है, अगर आपकी डाइस अनबाइज्ड है, अगर आपका सिक्का अनफेयर नहीं फेयर है, तो ऐसे केस में आपको इक्वली लाइकली इवेंट मिलते हैं। एक बार फिर से बहुत ध्यान से सुनो, इक्वली लाइकली इवेंट में आपको फेयर कॉइन मिलेगा, आपको अनबायस्ड डाई मिलेगी और कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। ऐसे इवेंट इक्वली लाइकली होते हैं। जहां पे आपको डाइस बायस्ड मिल जाए, जहां पे आपको कॉइन अनफेयर मिल जाए और जहां पे अगर कोई पार्शियलिटी हो रही है, दैट मीन्स आप ऐसा समझ जाइए कि जो इवेंट है आपके वो इक्वली लाइकली नहीं है। और अगर मैं इसको और भी ज़्यादा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ ना, तो कोई इवेंट इक्वली लाइकली है या नहीं वो आप अपने सैंपल स्पेस को देख के पहचान सकते हो। सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स रखे हैं, अगर उन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, दैट मीन्स आपका इवेंट इक्वली लाइकली था, ओके? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं एक डाइस को रोल करती हूं तो मैं जानती हूं उसके सैंपल स्पेस के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 आ रहा है। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी, इन सभी आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसका मतलब डेफिनेटली आपका जो इवेंट होगा इट्स गोइंग टू बी इक्वली लाइकली। तो जैसे भी जितने भी आपके इवेंट होते हैं उनके अंदर जो भी आउटकम्स है, अगर उन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आती है, दैट मीन्स इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। मुझे पता है अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैम ना जाने ये क्या हो रहा है, परंतु 12th क्लास में इसके ऊपर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और यही कंसेप्ट ना आप क्लास 11th में भी सीखने वाले हो। तो इसीलिए एक हल्की सी झलक मैंने आपको बता दी है। दिस इक्वली लाइकली इवेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस ऑफ अदर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रोल्ड एन अनबायस्ड डाई, ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली टू हैपन। अगर मैंने एक अनबायस्ड डाई को रोल किया तो हर एक आउटकम का आना एकदम इक्वली लाइकली है। 1 मतलब अगर मैं थ्रो करती हूँ, आप जानते हैं डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है? ऐसे इवेंट्स को इक्वली लाइकली कहते हैं। और क्लास 10th में आपने जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सब में आपके जो इवेंट थे वो इक्वली लाइकली थे। और जब भी आपके इवेंट इक्वली लाइकली होते हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। आपने इस तरीके का एक फॉर्मूला सीखा होगा अपने क्लास 10th में। किसी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का
आप सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, जब आपने एक्सपेरिमेंट किसी बिना पार्शियलिटी के साथ किया है, जब आपने एक्सपेरिमेंट में फेयर कॉइन लिया था, जब आपने एक्सपेरिमेंट में अनबायस्ड डाई ली थी। तो जब आप ऐसा काम करते हो तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। इन शॉर्ट, आपके सैंपल स्पेस के अंदर रखे हर एक आउटकम की अगर प्रोबेबिलिटी समान है, सेम है, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो जो आपने 10th क्लास में सीखा है। अभी आपको हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो कि मैम ये क्या बताना चाह रही है, लेकिन ये 11th क्लास में, 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का सिर्फ यही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। लेकिन हर वक्त ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब आपके इवेंट्स इक्वली लाइकली हो। अगर आपके इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है और अगर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपका आंसर गलत आएगा। और 12th क्लास में बच्चे बड़े परेशान हुए हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, तो मैं अभी से आपको बता देती हूँ। और अगर आप नहीं मानते ना, तो आप अपनी 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर खोलो, वहाँ पे हर जगह इस फॉर्मूले को लिखने से पहले एक लाइन ज़रूर लिखी होगी कि जब भी इवेंट्स इक्वली लाइकली है तब ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आपके इवेंट्स इक्वली लाइकली है तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। मान लो कि अगर आपके इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है, तो मैम ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको 11th की प्रोबेबिलिटी में बताऊंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी। सो एक हमने छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया जो हमने अपने क्लास 10th में पढ़ा था, और हमको ऐसा लगता था कि सिर्फ यही फॉर्मूला है। नहीं, अकेला ये फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होता है जब भी इवेंट्स कैसे हो जी, इक्वली लाइकली हो। आपके सैंपल स्पेस के अंदर, आपके इवेंट के अंदर रखे हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी जब समान होती है तभी उस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। दैट्स इट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा इन नंबर्स के बीच में ही लाई करती है। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इससे बाहर या इससे अंदर आपको और कुछ नहीं मिलेगा। प्रोबेबिलिटी इवेंट की हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अच्छा, 0 कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती होगी? वो इवेंट जो इम्पॉसिबल होते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डाइस को फेंका। मैंने अगर एक डाइस को फेंका तो मैं जानती हूँ यार उसकी सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। अब मैंने आपसे कह दिया कि एक इवेंट ई है, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। आप जानते हो यार, इस इवेंट ई के अंदर क्या मैं ऐसा कोई नंबर रख सकती हूँ जो 6 से बड़ा है? आपको हमेशा याद रखना है कि इवेंट के अंदर वो ही नंबर्स रखे जाते हैं जो सैंपल स्पेस में होते हैं। सैंपल स्पेस में जब आप इस कंडीशन को लगाने जाओगे ना, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा कोई नंबर आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं है ना। तो आप क्या कहोगे, भैया ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे इस सैंपल स्पेस में 6 से बड़ा नंबर तो मिलेगा ही नहीं। ग्रेटर देन 6 मतलब क्या? 7 8 9 10 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी अंडा, क्योंकि ये इवेंट इम्पॉसिबल है, ये अकर हो ही नहीं सकता। क्लियर है सबको? तो जो इवेंट हो ही नहीं सकता, ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल कहते हैं, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी अंडा होती है, 0 होती है। फिर बात करते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो श्योर इवेंट के लिए क्या, एक इवेंट हमने डिफाइन किया कि यार डाइस को फेंका, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 है। ये जो मेरी डाइस थी ये अनबायस्ड थी। ठीक है, ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं कर रही थी कि किसी एक नंबर को ज्यादा बार दिखाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अनबायस्ड आई थी, मैंने उसको फेंक दिया। फिर मैंने एक इवेंट डिफाइन किया, गेटिंग नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नंबर, तो 6 से छोटा नंबर लेस देन इक्वल टू 6 ले लो। ठीक है, गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 6, तो ये तो सब आ जाएंगे। फिर सिंपल लिखो गेटिंग नंबर लेस देन 7, ये सही रहेगा। ठीक है, गेटिंग नंबर लेस देन 7, तो इस इवेंट ई के अंदर क्या आएगा? इवेंट ई सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो गेटिंग नंबर लेस देन 7 में सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6।
क्योंकि अनबायस्ड डाई थी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊंगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना है, 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, 6, और 6/6 क्या होता है, 1। ठीक है, तो जो श्योर इवेंट होते हैं, जो सर्टेन इवेंट होते हैं, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, जिसको होना ही है, 100% श्योर हो। ठीक है, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। याद रखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये जो डैश का साइन है इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और रीड करने के लिए आप नॉट ई बोल सकते हो। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना प्लस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का ना होना, उस इवेंट के ना होना इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पता है कब यूज होता है, जब अपोजिट वर्ड्स के साथ आप खेलते हो। अभी तो आप ऐसा याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ई के होने की प्रोबेबिलिटी, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे है इवेंट का होना, डैश का मतलब क्या है, इवेंट का ना होना। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। ये जनरली कब यूज होता है, जब आप अपोजिट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। अपोजिट की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, पास होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो बताओ फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पास का उल्टा फेल होता है ना। तो अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और फेल होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, देन यू विल अप्लाई दिस कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग मिल जाएगा। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसे हम कैसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का ना होना इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अपोजिट में चलता है ये। सो ये कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने 10th क्लास में सीखा था। इन सभी पॉइंट्स को आपको एक बार अच्छे से याद रखना है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट। इसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। आपने जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद किया था, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी होल्ड करता है जब आपके इवेंट्स इक्वली लाइकली हो। इवेंट्स का इक्वली लाइकली का होने का क्या मतलब है, इवेंट्स आपके इक्वली लाइकली तब होते हैं जब आपके सैंपल स्पेस में आपके इवेंट के अंदर जो भी आउटकम्स रखे हैं उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल हो गया जो मैं आपको 12th क्लास में बताऊंगी। या फिर आप ऐसा मान सकते हो, जब आपने एक्सपेरिमेंट एक अनबायस्ड डाई के साथ किया हो, एक फेयर कॉइन के साथ परफॉर्म किया हो, ठीक है, या फिर आपने कोई पार्शियलिटी नहीं की है, तो इवेंट आपको इक्वली लाइकली मिलेंगे। तो ये सभी कंसेप्ट्स आप याद रखिएगा। फिर जब हम 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो इनसे थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। फिर 11th क्लास में क्या हमें नया सीखने के लिए मिलेगा प्रोबेबिलिटी में, वो हम साइमल्टेनियसली वहीं डिस्कस करेंगे जब हम क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कोई वीडियो लेक्चर फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम जाती है तो याद रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए। आपको अपने क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स को सिलेक्ट किया, तो मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे। आपको जो भी पढ़ना है बस उसके लिंक पे कर देना है क्लिक, और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।